हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 10 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। यूनिट 10 इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इसका पार्ट 2 है टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। और हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था लीडरशिप एंड इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स वेरियस स्टाइल्स एंड लीडरशिप कोड। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट की। टाइम इज व्हाट वी वांट मोस्ट बट व्हाट वी यूज वर्स्ट। टाइम सच में एक ऐसी चीज है जो हमें ऐसा हमेशा लगता है कि कम है कम है कम है, पर एक्चुअली हम उसे सही से यूज करना नहीं जानते, सही से मैनेज करना नहीं जानते। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट सीखें। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे टाइम मैनेजमेंट कहते किसे हैं, टाइम मैनेजमेंट के जो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के स्टेप्स क्या है, what is good goal setting, what is time scheduling and what is motivation, that we have already studied in unit 2, and general principles of time management, keys to effective time management matrix and personal and professional life balance. So टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो एक तरीके से कह सकते हैं, हम टाइम मैनेजमेंट को अगर डिफाइन करना चाहें तो इट्स just the process of exercising conscious control over the amount of time spent on specific activities. हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अगर हम वो टाइम कंट्रोल करना जान जाएं, उस पे हमारा कॉन्शियस कंट्रोल हो, तो हम अपने टाइम को बहुत एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपने सेल फोन्स में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में स्पेंड करते हैं और ये नॉर्मली अनकॉन्शियसली होता है। हम हर 1-2 मिनट में उठाते हैं, अपना फोन चेक करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड मेनी मोर। और भी बहुत सारे ऐसे एप्स हैं जिनसे हम कनेक्टेड हैं, पर ये हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे। अगर हम अपने 24 आवर्स को कॉन्शियसली कंट्रोल कर लें तो दिस इज द एक्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। और अगर हम टाइम मैनेज करना सीख जाएं तो जो हम कहते हैं ना टाइम नहीं है, तो हमें बहुत सारा फ्री टाइम भी मिल जाएगा। टाइम मैनेजमेंट जरूरी क्यों है? क्योंकि टाइम जो है वो लिमिटेड है। आज के 24 घंटे आज के ही हैं और सिर्फ 24 ही हैं। ये 24 ना 12 बनेंगे ना 48 बनेंगे। ये बहुत बेसिक साइंस है और एवरीवन नोज दिस कि 24 घंटे 24 ही रहने वाले हैं। टाइम कैन नॉट बी स्टोर्ड, आप इसको कहीं रख नहीं सकते डब्बे में डाल के। आज के 24 घंटे आज के हैं, अभी का जो मिनट है वो अभी है, अगले पल में जो मिनट होगा वो अभी वाला तो चला गया ना। देखिए कहते हैं ना कल कभी नहीं आता, क्योंकि कल जब आएगा तो वो आज होगा, तो कल तो कभी आया ही नहीं ना, इसलिए हम टाइम को स्टोर नहीं कर सकते। गोल्स आर यूजुअली मल्टीपल। देखिए बहुत सारे हमारे पास टारगेट्स होते हैं, हम सारे कह सकते हैं सबकी प्रायोरिटी बराबर नहीं होती। जैसे अगर हम बात करें CITS एग्जाम की, तो ऑब्वियसली उसकी प्रायोरिटी आपके लिए ज्यादा है। अब हमें अपनी लाइफ में अपने गोल्स में प्रायोरिटी तय करनी है कि किसको हमें टाइम देना है। अभी यही चीज हम टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के थ्रू देखेंगे भी। गोल्स कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट व्हिच रिक्वायर्स द यूज ऑफ टाइम। कोई भी काम, कोई भी अचीवमेंट बिना एफर्ट के नहीं हो सकता, और वो एफर्ट के लिए जरूरी है कि आप अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करें। दैट इज व्हाई वी नीड टाइम मैनेजमेंट। क्या 3 स्टेप्स हैं इसके? इसका पहला स्टेप है गुड गोल सेटिंग। जो आपको अपने लिए लक्ष्य तय करना है, सबसे पहले तो वो उचित होना चाहिए। हम लक्ष्य कई बार ऐसे तय कर लेते हैं जो अनरियलिस्टिक होते हैं, जो पॉसिबल ही नहीं है। आपने अपने लिए 3 घंटे पढ़ने के लिए तय किए, मैं सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक पढ़ाई करूंगी या करूंगा। 3 घंटे आपका अटेंशन स्पैन होता ही नहीं, आप 3 घंटे कैसे पढ़ लेंगे? किसी नॉर्मल व्यक्ति का अटेंशन स्पैन 3 आवर्स का हो ही नहीं सकता। आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप सोचेंगे थोड़ा मोबाइल देख लूं, थोड़ा टीवी देख कर आऊं घर में बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो ये क्या है? आपने अपने 3 घंटे जो गोल सेट किया था, आपने तो 3 घंटे में से 15 मिनट मोबाइल चेक करने में खराब कर दिए। सो दिस इज नॉट राइट वे। ओके, द सेकेंड इज टाइम शेड्यूलिंग। टाइम शेड्यूलिंग का मतलब है अब हर मिनट प्लान नहीं हो सकता,
पर टाइम का कुछ हिस्सा प्लान हो सकता है। और टाइम शेड्यूलिंग का मतलब है यू शुड टेक नोट ऑफ एवरी एक्टिविटी, कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब आप क्लास जाते हैं, कब आप एक्सरसाइज करते हैं, एवरीथिंग शुड बी नोटेड डाउन। एंड मोटिवेशन, मोटिवेशन इज वेरी मच नेसेसरी। हम इसे सेकेंड यूनिट में पढ़ भी चुके हैं कि मोटिवेशन के बिना हम कुछ भी नहीं करते हैं। मोटिवेशन हर चीज के लिए जरूरी है, चाहे आप एक्लेलेंट थ्योरी की बात करें, चाहे आप मास्लोस थ्योरी की बात करें। वी नीड मोटिवेशन टू डू समथिंग, टू अचीव समथिंग। ईच ऑफ दीज एरियाज आर इंटर रिलेटेड, ये सारे एरियाज इंटर रिलेटेड है और टाइम मैनेजमेंट के लिए इक्वली इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं गुड गोल सेटिंग की। गुड गोल सेटिंग का मतलब है कि हम जो आउटकम चाहते हैं वो हमें मिले। अगर आपने कोई लक्ष्य तय किया और आपने उसे पा लिया, तब तो आपने सही लक्ष्य तय किया था। इसका यह मतलब नहीं है कि आप फेल हो गए तो आपका लक्ष्य गलत था, बस आपका तरीका गलत था, आपका प्लानिंग गलत थी। देखिए, आप खाना खाते हैं, मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, केक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप पूरा केक तो एक बार में नहीं खाते, आप टारगेट बना ले पूरा केक मैं खा लूं, है ना? तो एक बार में खा सकते हैं? नहीं खा सकते। यू हैव टू कट इट इनटू पीसेस। तो हमेशा गोल भी हमें ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए जो हम अचीव कर सके, जो रियलिस्टिक हो। तो सबसे पहली बात, स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब ये नहीं कह सकते कि मैं इतनी देर ये सब्जेक्ट पढ़ूंगी, मैं इस 15 मिनट में, इस आधे घंटे में ये पर्टिकुलर चैप्टर, और चैप्टर भी नहीं, उसका एक हिस्सा पढ़ूंगी। जैसे हम गोल सेट कर ले, आज रात को मैं लीडरशिप कंप्लीट कर लूंगी, ये पॉसिबल है। एक घंटे में मैं लीडरशिप कंप्लीट कर लूंगी, एक घंटे में मैं टाइम मैनेजमेंट या स्ट्रेस मैनेजमेंट कंप्लीट कर लूंगी। पर मैं सोचूं मैं एक घंटा ट्रेनिंग मैथोडोलॉजी पढ़ूंगी, सो दिस इज नॉट स्पेसिफाइड कि मैं क्या पढ़ूंगी। फिर जब मैं पढ़ने बैठूंगी तो 15 मिनट तो मुझे ये तय करना पड़ेगा कि मैं इसमें से कौन सा टॉपिक पढ़ूं, है ना? सो जितना आप स्पेसिफिक होंगे, आपका गोल आपके लिए उतना क्लियर होगा, आपका उसके बाद उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। सेकेंड इज मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब आपके पास एविडेंस होना चाहिए। कैसा? वास्तविक एविडेंस कि आपने उतना काम किया है, ठीक? अचीवेबल, जिसे आप प्राप्त कर सके, प्राप्य हो, है ना? तो ये कब होगा? जब आप रियलिस्टिक गोल सेट करेंगे। आप कौन से टाइम फ्रेम में काम करेंगे, कितना काम करेंगे। और हम सब अपने बारे में सबसे अच्छा जानते हैं। स्वॉट एनालिसिस पढ़ी है हमने, हम अपनी स्ट्रेंथ, अगर आपने अपनी स्वॉट एनालिसिस की होगी वीडियो देखने के बाद में, तो आप अपनी स्ट्रेंथ भी जानते हैं, आप अपनी वीकनेस भी जानते हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करिए और अपनी वीकनेस को मिनिमाइज करते हुए ऐसा गोल सेट करिए जो आप अचीव कर सके। क्योंकि अगर आप अचीव करेंगे तो आप अपने गोल में, अपने टारगेट में सक्सेसफुल होंगे। और जो हमारी अर्ली सक्सेस होती है वो हमारी लर्निंग प्रोसेस को और इफेक्टिव बनाती है। रियलिस्टिक, वास्तविक होने चाहिए। अब आप सोचे कि आप हर मिनट को तय कर लेंगे कि आप इस मिनट ये करेंगे, सुबह 9 से 9:15 में ऐसा काम करूंगी, 9:15 से 9:30 में को ये काम करना है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये हो सकता है कि आप कह दे हाँ मैं ये घंटे में ये काम करूंगी, मुझे 12:30 बजे एक मीटिंग अटेंड करना है, दिस इज पॉसिबल। पर आप एक एक मिनट को कभी भी प्लान नहीं कर सकते। टाइम फ्रेम की बात करें तो ये टाइम फ्रेम, दिस शुड बी क्लियर। स्पेसिफाई व्हेन यू प्लान टू वर्क एंड हाउ लॉन्ग यू एंटिसिपेट इट। देखिए, जो आपका टाइम है, जो आपका टाइम फ्रेम है कि आप इतनी देर करेंगे, वो क्लियर होना चाहिए। देखो, जो आपने सोचा कि आप 1 घंटा पढ़ोगे, अगर आपका टॉपिक आधे घंटे का ही है तो भी गलत हो जाएगा। आपने आधे घंटे सोचा और आपका जो टारगेट है वो 1 घंटे में अचीव हो सकता है। तो थोड़ा रियलिस्टिक काम करने के लिए जरूरी है कि आप टाइम फ्रेम भी सही चुने। अब हम टाइम शेड्यूलिंग की बात करते हैं। टाइम शेड्यूलिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं, कंसीडर अ टाइम ब्लॉक टू फाइंड आउट हाउ यू स्पेंड योर टाइम। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आप अपना टाइम कैसे करते हैं, कैसे आपका समय खर्च होते हैं 24 घंटे। आप अपनी जितनी भी दिनचर्या है उसे लिखिए। हर एक टास्क, खाने में, सोने में, मोबाइल देखने में, टीवी देखने में, फोन पे बात करने में, आपका टाइम कहाँ कहाँ जाता है। पढ़ने में,
पढ़ते भी होंगे, तो आप एनालाइज कर पाएंगे कि आप अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं। पहले तो आप अपनी रेगुलर एक्टिविटीज लिखिए कि आपने कब क्या किया। अगर आप एक नोट बना लेंगे तो यू विल बी क्लियर अबाउट कि आप अपना टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। और अगर आप उसमें ध्यान से देखेंगे तो उसके बाद आपकी जो गैर जरूरी कह सकते हैं काम है, जिनकी प्रायोरिटी बहुत लो है, उन्हें अवॉइड करेंगे तो आप अपने टाइम को बहुत एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे। अब ये पॉसिबल कैसे है? इसके लिए जरूरी है कि आप एक लिस्ट बनाएं, चाहे तो वीक के हिसाब से बना लें। देखिए, अगर आप पूरे मंथ का या पूरे ईयर का बनाएंगे तो वो फिर अनरियलिस्टिक हो जाएगा। जरूरी थोड़ी है जो हम इस वीक कर सकते हैं वो हम अगले वीक भी कर पाए, चीजें चेंज हो जाती है ना। तो अकॉर्डिंगली, जैसे लॉकडाउन के पहले हम लोगों ने सोचा थोड़ी था कि लॉकडाउन होगा, हम प्लान करके रखे, नहीं सोचा था ना। तो ऐसे ही इस वीक का जो प्लान है वो अगले वीक चलेगा, इसकी गारंटी नहीं है, पर इस वीक चल सकता है। सो अपना एक हफ्ता हम प्लान कर सकते हैं। और ये कैसे पॉसिबल होगा? जब आप लिस्ट बनाए जिसमें आप अपनी सारी एक्टिविटीज को टाइम दें। सोते भी है ना, इसी 24 घंटे में सोते हैं, इसी 24 घंटे में खाते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, है ना, रिलैक्स करते हैं, मूवी भी देखते हैं, एक्सरसाइज, आजकल क्लास नहीं जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ नहीं जा रहे हैं, ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं, बट बाकी एक्टिविटीज वी आर डूइंग। तो इसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाए, आप कितना टाइम खर्च कर रहे हैं इन एक्टिविटीज में। अगर हम एक पूरे हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते में 168 घंटे होते हैं, टोटल कर लीजिए 7 days for 24 hours, है ना। अगर क्लासरूम की बात कर रहे थे जब हमने एनालिसिस ऑफ सिलेबस में बात की थी तो वी वर टॉकिंग अबाउट इफेक्टिव 8 hours, पर अभी हम एज एन इंडिविजुअल बात करें, एज एन इंडिविजुअल यू हैव 24 hours, कंप्लीट 24 hours, तो कितने घंटे आपके पास? 168। तो ये 168 घंटे आप कैसे प्लान कर रहे हैं, ये शेड्यूलिंग जरूरी है। और इसके लिए जरूरी क्या है? आप अपनी हर दिन की टू डू लिस्ट बनाएं कि आज आपको क्या क्या काम करने हैं, रियलिस्टिक गोल्स के साथ। प्लानर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या लॉन्ग टर्म कैलेंडर, इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। इससे आपको अपना आगे का प्लान बनाने में आसानी होगी। मोटिवेशन, मोटिवेट, देखिए, अगर मैं आपसे कहूं अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हैं तो आपको बहुत फ्री टाइम मिलेगा, तो इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। हम यही तो चाहते हैं जिंदगी में, थोड़ा टाइम मिल जाए, थोड़ा टाइम मिल जाए। टाइम ही तो कम है ना हम लोगों के पास, हमें ऐसा लगता है, लेकिन 24 घंटे सबके पास है, आपके पास भी, मेरे पास भी। हमें कम लगते हैं ये और बात है, बट अगर हम इसे प्रॉपरली मैनेज कर ले तो वी विल गेट मोर फ्री टाइम। तो दिस इज एनफ मोटिवेशन। और इसके अलावा भी कुछ ऐसा फाइंड आउट करिए जो आपको मोटिवेट करता हो। जैसे किसी को मान लेते हैं फॉर एग्जांपल गिटार का शौक है, तो गिटार सीख सकते हैं ना। अब आप कहें मेरे पास क्लास से और होमवर्क से और क्लास वर्क से आई डोंट हैव एनफ टाइम, नहीं सीख सकते, बिल्कुल सीख सकते हैं। आप अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज करें, और क्योंकि उसके पीछे आपके पास मोटिवेशन है, यू वांट टू लर्न दैट, यू वांट टू नो समथिंग न्यू, तो उसके लिए आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। खुद को रिवॉर्ड दीजिए अपने अचीवमेंट के लिए। दूसरों से एक्सपेक्ट मत करिए कि आप अचीव करेंगे तो दूसरे आपको रिवॉर्ड देंगे। रिवॉर्ड योरसेल्फ। आप खुद अचीव करेंगे तो आपको उसकी खुशी मिलेगी, उससे बड़ा कोई रिवॉर्ड नहीं है। चाहे तो अपने लिए केक भी बना सकते हैं, अपने आप को रिवॉर्ड करना है ना। सो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट बट द मोस्ट इजीएस्ट, है ना। यह है, डिफिकल्ट है टाइम मैनेजमेंट के लिए, खुद को शेड्यूल बनाने के लिए मोटिवेट करना। बट इफ यू हैव समथिंग एज अ टारगेट, आपको कुछ करना है, आपके पास कुछ ऐसा है, आप कुछ ऐसा सोचते हैं कि आप ये करना चाहते हैं, तो आप इफेक्टिवली अपना टाइम मैनेज कर पाएंगे। कुछ जनरल प्रिंसिपल्स है टाइम मैनेजमेंट के। देखिए, ये अलग अलग लोगों के हैं, आप अपना खुद भी डेवलप कर सकते हैं। तो जो इफेक्टिव शेड्यूलर्स हैं वो क्या करते हैं, सुबह जब सो के उठते हैं या फिर रात में सोने जाने से पहले 5 से 10 मिनट अपना दिन प्लान करते हैं कि वो कब क्या करेंगे। जो टाइम के बड़े हिस्से हैं वो कुछ नया सीखने के लिए रखते हैं, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट के लिए रखते हैं। अपना शेड्यूल डेली बनाइए, आप भी डेली। अगर आप पूरे हफ्ते का बनाएंगे तो आई एम वेरी श्योर आप उसे फॉलो नहीं कर पाएंगे। अभी कुछ घंटे प्लान करिए, फिर एक दिन प्लान करिए, फिर सोचिएगा कि आप पूरा हफ्ता प्लान कर पाए। फिलहाल डेली का बनाने की कोशिश तक आप जा सकते हैं। अगर आप काम को पाइल अप करेंगे तो आप खुद सोचिए, आपका
काम आज आपने सोचा कल कर लेंगे, कल तो कभी आएगा ही नहीं ना, कल तो आज आएगा, और आज का काम और बीते हुए कल का काम, तो काम क्या हो गया, ढेर बढ़ता गया। फिर आप कब करेंगे, आपको तो कभी टाइम मिलेगा ही नहीं इस काम को करने का, और फिर कुछ नया कुछ क्रिएटिव तो आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास फ्री टाइम आएगा कहाँ से, आपने तो टाइम मैनेज ही नहीं किया। तो जो लर्निंग मटेरियल है इस पर आप पहले टाइम फोकस करें, लेकिन बाद में रिव्यूइंग रिफ्रेशिंग मटेरियल पे। देखिए मैं पढ़ाई के लिए बता रही हूँ, मैराथन स्टडी सेशंस पे नहीं जाना चाहिए। अब हम बहुत लंबे घंटों तक पढ़ सके, 2-3 घंटे पढ़ेंगे, ये पॉसिबल नहीं होता है। मैं आपको भी पहले भी बोली थी कि मैक्सिमम जो अटेंशन स्पैन होता है 50 मिनट का होता है, किसी का और ज्यादा होगा तो 1 घंटे का होगा, इससे ज्यादा नहीं होता। तो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का 20 to 50 मिनट्स का अटेंशन स्पैन होता है, और इस अटेंशन स्पैन के बाद उन्हें एक ब्रेक चाहिए होता है। तो हमेशा अपने लिए ब्रेक भी प्लान करें, क्योंकि अगर आप ब्रेक प्लान नहीं भी करेंगे तो आप वो ब्रेक लेंगे, तो बेटर है आप उस ब्रेक को इफेक्टिवली प्लान करें। तो जो आपका वेटिंग टाइम है, ब्रेक टाइम है, इसको भी इफेक्टिवली यूज करें। आप एक चीज से ब्रेक ले रहे हैं, दूसरी चीज से थोड़ी ब्रेक ले रहे हैं, दूसरी चीज को कर सकते हैं उस टाइम पे। सो अपना वेटिंग टाइम भी आप इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर, जो आपके लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं उनको छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करके भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था, आप पूरा केक नहीं खा सकते, पर उसके टुकड़े करके खा सकते हैं, है ना। एक बार में नहीं खा सकते, पर थोड़ी थोड़ी देर बाद, या 1-2 दिन में, 3 दिन में तो आप उसे फिनिश कर लेंगे ना। तो इससे कभी भी लार्ज प्रोजेक्ट्स को क्या करना है, मैनेजेबल सेक्शन में डिवाइड करना है, ताकि आप उस पे अच्छा काम कर सके। कीज टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, इवैल्यूएट एंड कंप्लीट टास्क इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जिस काम की प्रायोरिटी ज्यादा है पहले उसे करना चाहिए। आपके टाइम बैंडेड्स क्या है, आपके टाइम बैंडेड्स क्या है। देखिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट कीप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू प्लान। आपकी कौन सी बातें हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपको दूर करती हैं। आपने प्लान किया 1 घंटे पढ़ेंगे, पर आप नहीं पढ़ पाए। व्हाट केप्ट यू अवे, योर मोबाइल फोन, मोस्ट ऑफ द टाइम योर मोबाइल फोन, मे बी टीवी, फ्रेंड्स, और मे बी एनी अदर थिंग या एनी अदर वर्क। तो उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि अभी ये काम करना पड़ेगा, तो अपने स्टडी सेशंस को या अपने इंपॉर्टेंट वर्क को ऐसे प्लान करें कि ये चीजें आपको डिस्टर्ब न करें, है ना। फाइंड अ गुड स्टडी एरिया, अपना जो स्टडी एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट करें। जैसे टीवी बंद कर दें, हो सके तो थोड़ी देर अपना फोन बंद कर दें, रूम बंद कर लें, है ना। अपने आसपास के लोगों से कह दें आपको डिस्टर्ब ना करें, वहां पढ़े जहां पे आपको डिस्टर्बेंस कम से कम हो। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लर्न टू से नो, ना कहना सीखें। फ्रेंड का फोन आ गया, आपने तो अपना स्टडी सेशन प्लान किया, आप पढ़ रहे हैं, फ्रेंड का फोन आ गया, आप उससे बात करने लगे, मना कर देना कि थोड़ी देर बाद बात करते हैं, और नहीं मना कर सकते तो मत उठाइए फोन, है ना। ना कहना सीखिए, अ पोलाइट नो, इट्स बेटर नो, कि आप अपने आप को हार्म करें, अपना समय किल करें, इससे बेहतर है कि आप इसे ना कहना सीख लें। और वो जो आपका टाइम है ना कहने के बाद, उसको आप अपने लिए यूज कर सकते हैं और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स की बात कर लें। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स क्या कहती है, देखिए इसके 4 हिस्से हैं। एक में लिखा है इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, देखिए डू, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज अर्जेंट, फाइंड आउट एंड डू इट इमीडिएटली, उसे तुरंत करें जो इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। अब इसकी बात करें, इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, जरूरी नहीं है कि अभी करें, इंपॉर्टेंट है, करना है, उसके लिए टाइम प्लान कर दें कि हम इसे करेंगे, इस टाइम पे करेंगे, और करें भी। अगर आपने टाइम कमिट किया है तो उस वक्त उसे करें, शेड्यूल कर सकते हैं, क्योंकि अर्जेंट नहीं है। अब बात करते हैं नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर अर्जेंट है। तो कोशिश करें जब इंपॉर्टेंट नहीं है तो अपना टाइम ना दे करके फाइंड समवन जो आपकी मदद कर सके। इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो सॉरी, हाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट है, आपको कंप्लीट करना है, तो कोशिश करें कि आप किसी की हेल्प से इसे कंप्लीट कर दें। और जो ना ही इंपॉर्टेंट है,
ना ही अर्जेंट है, वो काम करना चाहिए क्या? जैसे मोबाइल फोन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आजकल तो आपकी नजर में इम्पोर्टेंट होगा, बट इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। जब नेट बंद हो गया तो हम उसके बिना रह रहे थे ना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था उस वक्त, हमको पता चल गया, कॉल चल रही थी ना, एक दूसरे से कनेक्ट रहना जरूरी है, लेकिन हर टाइम फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक, दिस इज नॉट नेसेसरी। सो ये जो टाइम किलिंग इवेंट्स है इन्हें आप डिलीट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट। अभी आज की डेट में क्योंकि आप ई लर्निंग पे हैं, वर्चुअल क्लासेस में हैं, सो यू नीड इट, अभी आपके लिए हेल्पफुल है, तो अभी ऑब्वियसली यू हैव टू कीप पेस विद देम, बट जो भी चीजें आपका टाइम खराब कर रही हैं वो डिलीट। अब बात करें पर्सनल और प्रोफेशनल बैलेंस की। देखिए, अगर हम अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रायोरिटी डिस्कस करी है ना, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स डिस्कस करी, जिसकी प्रायोरिटी है डू दैट, जिसकी अर्जेंसी भी नहीं है, इंपॉर्टेंस भी नहीं है, डिलीट दैट। लेकिन अब आप कहें हमें तो पर्सनल भी देखना है, प्रोफेशनल भी देखना है, तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल। क्या करेंगे? दो रास्ते हैं, या तो दोनों को एक ही मैट्रिक्स में, सेम मैट्रिक्स में रखें। एडवांटेज क्या है? आपको याद रहेगा, प्रोफेशनल के चक्कर में पर्सनल या पर्सनल के चक्कर में प्रोफेशनल आप नहीं भूलेंगे, है ना। डिसएडवांटेज ये है कि आपको बैलेंस बैठाना पड़ेगा, खुद बैठाना पड़ेगा, है ना। अगर आप दोनों की अलग अलग मैट्रिक्स बनाते हैं, आप एक पर्सनल मैट्रिक्स बनाते हैं, एक प्रोफेशनल मैट्रिक्स बनाते हैं, तो क्या होता है, आप दोनों के साथ डील तो कर पाएंगे, आप दोनों की अर्जेंसी चेक कर पाएंगे, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक साथ रहेगा तो कॉम्प्लिकेटेड कम रहेगा ना, बट बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर आप इफेक्टिवली टाइम मैनेज करना सीख जाओगे तो वर्क और पर्सनल लाइफ में बैलेंस करना भी सीख जाओगे। So time management helps you to be a better student. This is what I am telling you from your point of view. आप एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हो, एक अच्छे प्रोफेशनल बन सकते हो, है ना। देखिए, अगर आप टाइम मैनेज करते हैं, तो मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, अगर हमने टाइम मैनेज कर लिया तो हमारे पास बहुत सारा फ्री टाइम होता है। एंड always expect the unexpected and be able to flexible but still to be done. हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहेंगे, कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके शेड्यूल को थोड़ा सा चेंज कर दे, पर यू शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ कि आप उसके साथ कोप अप कर सके और आपने जो सोचा है आप वो भी कर सके। सो सक्सेसफुल टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स विल एक्चुअली लीड टू मोर फ्री टाइम, एंड दिस फ्री टाइम इज योर मोटिवेशन। अब बात करते हैं हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस हमको कभी भी परेशान नहीं करता, कोई इवेंट हमें परेशान नहीं कर सकता, कोई पर्सन भी हमें परेशान नहीं कर सकता, है ना। इट्स नॉट स्ट्रेस दैट किल्स अस, हम उसके लिए कैसे रिएक्ट करते हैं उससे फर्क पड़ता है, और हम रिएक्शन अपनी वैल्यूज, अपने बिलीव्स पे देते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में हम क्या क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे व्हाट इज स्ट्रेस, सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, whether stress is helpful or harmful, what is stress management, 4 A's of stress management, tips for stress management, techniques, workplace factor causing stress and managing stress at workplace. So the word stress, ये एक लैटिन वर्ड स्ट्रिक्टस से लिया गया, इसका मतलब है टू टाइटन, मतलब तनाव, खिंचना, खिंचाव पैदा करना, दैट इज स्ट्रेस। और कह सकते हैं स्ट्रेस किसी भी परिस्थिति में हमारा साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल रिस्पॉन्स कैसा है, इसे ही हम कहते हैं स्ट्रेस। और जब ये ज्यादा हो जाता है तो हमें बीमार बना देता है ना। अगर इस डेफिनेशन को हम पढ़ें तो स्ट्रेस इज द साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड behavioral response by an individual when they perceive a lack of equilibrium between the demand placed upon them and their ability to meet those demands, which over a period of time leads to ill health. अगर
बैलेंस हम नहीं मेंटेन कर पाते हैं अपने एबिलिटी और अपनी डिमांड के बीच में। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, वो काम करने की आपकी क्षमता थोड़ी कम है, तो क्या होगा? स्ट्रेस होगा ना। काम बहुत ज्यादा है आपकी एबिलिटी से, तो क्या होगा? स्ट्रेस होगा। और जब वो स्ट्रेस बढ़ता जाएगा तो वो हमारे बिहेवियर में, हमारे कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे विचारों में हमेशा रहेगा। और अगर ये ज्यादा टाइम तक रह जाता है तो क्या होता है? हमें बीमार बना देता है। स्ट्रेस जरूरी है, क्योंकि बिना स्ट्रेस के हम एक्शन में नहीं आते। ये एक हिस्सा है हमारी जिंदगी का। ये हमें कह सकते हैं स्टिमुलेट करता है कि हम काम करें, सोचें, रिएक्शन दें। सिंपल भी हो सकता है, एक्सट्रीम भी हो सकता है। जब तक सिंपल है ये हेल्पफुल है, जब ये एक्सट्रीम हो जाता है ये हार्मफुल हो जाता है ना। जब हमें बीमार कर देगा तब तो हम और भी काम नहीं कर पाएंगे। जब हम हेल्दी होके स्ट्रेस में आ गए, बीमार होने के बाद कैसे करेंगे? तो और बीमार हो जाएंगे। नेसेसरी इन ऑर्डर टू फोर्स अस टू अकम्प्लिश सर्टेन टास्क। ऑब्वियसली हम किसी डिमांड को मीट करते हैं, क्योंकि माइन्यूट थोड़ा स्ट्रेस हमारी लाइफ में जरूरी है। अगर कोई स्ट्रेस नहीं होगा तो हमारा कोई रिएक्शन नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेस बना हुआ है तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। स्ट्रेस तीन प्रकार के होते हैं: अक्यूट स्ट्रेस, एपिसोडिक अक्यूट स्ट्रेस और क्रोनिक स्ट्रेस। ये जो अक्यूट स्ट्रेस है, ये अक्यूट स्ट्रेस सिंपल है, जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। एपिसोडिक अक्यूट स्ट्रेस नॉर्मली उन लोगों में आता है जो अव्यवस्थित रहते हैं, जिनका टाइम मैनेज नहीं होता, जिनको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नहीं पता होता है, जो अपनी चीजों को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हैं, अपने समय को मैनेज नहीं कर सकते, ये उनमें पाया जाता है। क्रोनिक स्ट्रेस ये थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि जब ये बढ़ता है तो ये बहुत सारी बीमारी दे देता है, जैसे ब्लड प्रेशर, कार्डियक डिजीज और भी बहुत सारी। यहां तक कि कभी कभी इंसान अपना मेंटल बैलेंस भी खो देता है इन द स्टेज ऑफ क्रोनिक स्ट्रेस। कुछ सिम्टम्स हैं इसके। अब देखिएगा, आप लोगों को अगर ऐसे फील होते हो तो विल टॉक अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑल्सो। आप कोशिश करिएगा। डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, नींद ना आती हो, वेट गेन और वेट लॉस, पेट में दर्द, स्टमक पेन, इरिटेबिलिटी, आपको इरिटेशन होती हो, टीथ ग्राइंडिंग, दांत पीसना, पैनिक अटैक्स आते हो, सर दर्द होता हो। कभी कभी जो सर दर्द होता है वो ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स पे होता है, रेगुलर होता है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, ये मत सोचिएगा एक बार स्टमक पेन हुआ तो यू आर इन डीप स्ट्रेस, ऐसे मत सोच लीजिएगा। तो कभी हमारे बॉडी के वजह से भी होता है, पर अगर ये रेगुलर है तो दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम होना, हाथ पैर में पसीना रहना, स्वेटी हैंड्स और फीट, हार्ट बर्न, ज्यादा सोना, ना सोना और ज्यादा सोना, ये दोनों ही स्ट्रेस के लक्षण हैं। सोशल आइसोलेशन, अलग थलग रहना, फिटीग, नोशिया, है ना, ऑब्सेसिव और कंपल्सिव बिहेवियर्स, ये सारी चीजें अगर इनमें से कोई एक लक्षण या 2-3 लक्षण है तो ये क्या है? सिम्टम है, स्ट्रेस के सिम्टम है। ठीक है, हो सकता है ये आपको थोड़े टाइम के लिए हो, और अगर ये रेगुलर चल रहे हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक है। जैसे एग्जाम में हो गया तो ठीक है, टेंशन में थोड़ी देर को हुआ, एग्जाम के बाद तो ओवर हो गया ना, गायब हो गया स्ट्रेस। लेकिन रेगुलरली बना हुआ है तो ये हार्मफुल है। सो नाउ स्ट्रेस वेदर हेल्पफुल और हार्मफुल। व्हाई इज स्ट्रेस हेल्पफुल? ये क्यों हेल्पफुल है हम देखते हैं। देखो, स्ट्रेस हमारा दोस्त है, दोस्त है जब तक हमारे लिए पॉजिटिवली काम करता है ना। जब तक हमें ये कह सकते हैं हमें ये डेंजर से बचाता भी है। एक हमारी बॉडी में अलार्म सिस्टम होता है, हमारी बॉडी अलार्म दे देती है अब स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो वो अलार्म सिस्टम हमें रीसेट भी करना पड़ता है। तो जब तक हमारे रिएक्शन के लिए जरूरी है, हमारी ड्राइव के लिए जरूरी है कि हम काम कर सके, रिएक्ट कर सके, है ना, हम परफॉर्म कर सके, तब तक के लिए ये हेल्पफुल है। लेकिन अगर हमारा जो बॉडी है उसपे रिपीटेटिव स्ट्रेस के लिए जा रही है, उसे हर दिन वे स्ट्रेस कॉन्टिन्यूसली बना है, आज भी, कल भी, पूरे मंथ, पूरे साल, तो क्या होगा? हमें साइकोलॉजिकल और फिजिकल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो सकती है, डायबिटीज स्ट्रेस से होती है। और जिनको डायबिटीज होती है, अगर उनका स्ट्रेस बढ़ता है
तो डायबिटीज भी बढ़ जाती है, तो इसलिए शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी स्ट्रेस से होने वाली बीमारियां हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट की हम बात करें, अब स्ट्रेस तो जान लिया क्या होता है और उससे कितनी बीमारियां हो सकती हैं ये भी जान लिया। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, देखिए स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें तो ऐसी टेक्निक्स, ऐसी चीजें जिससे आप थोड़ा रिलैक्स फील कर सके, जिससे आप पॉजिटिव फील कर सके, जिससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है, आपका जो तनाव है वो कम हो सके, उसे हम कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब देखिए यहाँ पे मैं आपसे पॉजिटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं स्मोकिंग और बहुत लाउड म्यूजिक, है ना, या गलत चीजें जैसे ड्रिंक करना, स्मोक करना, मारपीट करना, है ना, ये सारी चीजें क्या है, ये निगेटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट है। ये कभी हेल्पफुल नहीं होता, ये आपको स्ट्रेस से बाहर निकालता नहीं है, ये आपको और स्ट्रेस में डाल देता है। गलत करेंगे तो स्ट्रेस होगा ना। सो पॉपुलर एग्जांपल्स की बात करें तो अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की जैसे ही बात करते हैं, हमारे माइंड में क्या आता है, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, ये बहुत पॉपुलर एग्जांपल्स हैं। और ये जरूरी नहीं है कि सब पे फिट हो सकता है किसी को किसी और से, किसी को म्यूजिक से रिलैक्स होता है ना, स्ट्रेस म्यूजिक से कम हो जाता है, किसी को थोड़ी देर घूमने फिरने से स्ट्रेस रिलैक्स हो जाता है, खुली हवा में जाने से, पार्क में जाने से, गार्डन में बैठने से, किसी का डांस से भी स्ट्रेस रिलीज होता है। इट डिपेंड्स, डांस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। तो वी कैन से कि दिस इज टेक्निक्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए हम सबकी जिंदगी का अल्टीमेट गोल क्या है, हम हमेशा अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं, चीजें बैलेंस हो, हमारा काम भी, हमारे रिलेशनशिप भी, हमारी मस्ती भी, हर चीज हो हमारी लाइफ में ना। तो ये, इससे क्या होता है, इससे हम अपनी जिंदगी में फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर पाते हैं, प्रेशर हैंडल कर पाते हैं, जो चैलेंजेस हमें मिलते हैं उन्हें हम हैंडल कर पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट का यूज करें, ताकि ये जो स्ट्रेस है हम अपनी लाइफ से, अननेसेसरी स्ट्रेस, जो जरूरी है वो तो जरूरी है, अननेसेसरी स्ट्रेस को हम अपनी लाइफ से बाहर कर सके। जितना स्ट्रेस कम होगा, जो जरूरी है वो तो हमें चाहिए, थोड़ा सा तो सबको चाहिए होता है, उसके अलावा जो एक्सेस स्ट्रेस है उसे हम अवॉइड कर सके, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अपनी लाइफ में डेवलप कर सके, ताकि हम ज्यादा खुश रह सके और ज्यादा स्वस्थ रह सके। अगर हम हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे, तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव भी होंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट कह सकते हैं, जैसे हमारी बॉडी खुद अलार्म दे देती है, स्वेटी हैंड्स हुए, बहुत एंजाइटी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, तो हमें समझ जाना चाहिए स्ट्रेस बढ़ रहा है। अगर स्ट्रेस बढ़ रहा है तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट देखना पड़ेगा ना। स्ट्रेस बढ़ा तो आपको स्ट्रेस भी तो मैनेज करना पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप देखें कहीं आपकी बॉडी हाई अलर्ट पे तो नहीं है। अगर आपकी बॉडी हाई अलर्ट पे है तो आप कितनी सीवियर डिसीजेस की पकड़ में आ सकते हैं, है ना। इसलिए जरूरी है कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान दें। और अभी मैंने कहा भी था, स्ट्रेस मैनेजमेंट नॉट वन साइज फिट्स ऑल, ये सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। आप अपना तरीका फाइंड आउट करें। ये तो कुछ पॉपुलर वेज थे जो आपको रिलैक्स करने में हेल्प कर सकते थे। मे बी मेडिटेशन, इट मे बी योगा, इट मे बी एक्सरसाइज, इट मे बी यू आर टॉकिंग टू योर बेस्ट फ्रेंड। आप किसी से बात करें, अपने किसी रिलेटिव से बात करें, है ना, अपने सिबलिंग से बात करें। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या स्ट्रेस से दूर रख सकता है। तो हम सबके स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कि आपको देखना है व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। और इंतजार मत करिए कि आप बीमार हो जाएंगे तब आप स्ट्रेस मैनेजमेंट को देखेंगे, अभी आपको जरूरत नहीं है। नो, एक क्वालिटी लाइफ के लिए, अपनी अच्छी हेल्थ के लिए आप अभी इसी वक्त से स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट के 4A क्या है। सबसे पहला ए है अवॉइड, जो अननेसेसरी स्ट्रेस है उसे अवॉइड करें। दूसरा ए है ऑल्टर, चेंज कर दें, ऑल्टर द सिचुएशन, जिस सिचुएशन से आपको स्ट्रेस हो रहा है उस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करें। अडाप्ट टू द स्ट्रेसर, जो सोर्स है थोड़ा पॉजिटिव सोचे। हो सकता है जिस चीज को आप लेकर के स्ट्रेस में आ रहे हो, जैसे आजकल लॉकडाउन है, लोग बाहर नहीं जा पा रहे, इस चक्कर में भी स्ट्रेस में आ जा रहे हैं, तो इसको ऐसे सोचे आपको अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम मिल रहा है। हम क्लास में नहीं पढ़ा सकते, है ना, आप क्लास नहीं आ सकते, हम इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते, तो क्लास में नहीं पढ़ पा रहे हैं ना,
लेकिन हमें एक नया रास्ता तो मिल गया है। ऐसा नहीं था कि ये रास्ता पहले नहीं था, तो पहले हम इसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। अभी हमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल गया है ना, सीखने के लिए, सिखाने के लिए। अभी क्या है, जरूरी नहीं है कि आप किसी और इंस्टीट्यूट जाएं। अब तो आप अपने इंस्टीट्यूट से आराम से सिखा सकते हैं ना। आपको पता चल गया है कि आप ये काम भी इजीली कर सकते हैं, दिस इज पॉसिबल। तो स्ट्रेसर में आप ये मत सोचिए कि ये आपको स्ट्रेस ही देगा। लुक फॉर अ बिगर पिक्चर। आप पॉजिटिव असर्टिव देखिए, उसकी पॉजिटिविटी ढूंढिए। एंड द फाइनल इज एक्सेप्ट द थिंग्स यू कांट चेंज। आप एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए, माइंड को तकलीफ कब होती है, जब उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है। जब आपको कुछ नहीं पता होता, एग्जाम में आपको आंसर नहीं आता, तो आपको दिक्कत होती है ना, आपको लगता है पता चल जाए। वो जो अनईजीनेस फील होती है, वैसा ही हमेशा होता है दिमाग के पास जब इंफॉर्मेशन नहीं होती, जब उसको पता ही नहीं है कि वो रिएक्ट कैसे करे इस सिचुएशन में, तो क्या होता है, तकलीफ होती है ना। लेकिन अगर आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो चीजें आपको स्ट्रेस नहीं दे पाएंगी। सो एक्सेप्ट द थिंग्स यू कांट चेंज। अब कुछ टिप्स है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। आप ये समझ लें कि आपका स्ट्रेस एग्जैक्टली क्यों है ना। आप अपने स्ट्रेस को समझने की कोशिश करें सबसे पहले, और उसके लिए जरूरी है आइडेंटिफाई योर स्ट्रेस सोर्सेस। आपको किस वजह से स्ट्रेस हो रहा है। मोस्ट ऑफ अस हम समझ ही नहीं पाते हमारा स्ट्रेस सोर्स कौन है ना। इसलिए स्ट्रेस सोर्स को जानना जरूरी है। अपने स्ट्रेस सिग्नल को रिकॉग्नाइज करें। आपकी बॉडी हमेशा अलार्म देती है स्ट्रेस के केस में, तो अपना स्ट्रेस फाइंड आउट करें कि आपको स्ट्रेस क्यों हो रहा है। पहले तो ये फाइंड आउट करें आपको स्ट्रेस हो रहा है ना, तो आपको जब स्ट्रेस हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, और आपके स्ट्रेस का लेवल क्या है। ठीक, रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेस स्ट्रेटजीज। अब आप अपना स्ट्रेस मैनेज कैसे करेंगे, वो स्ट्रेटजीज आप देखिए। ठीक, हेल्दी। अब जब आपने स्ट्रेटजी फाइनल कर ली तो इम्प्लीमेंट करिए। देखो, सबसे पहले जरूरी है सेल्फ केयर। आप हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, तो आप कुछ कर पाएंगे। जब आप हेल्दी नहीं होंगे, हैप्पी नहीं होंगे, तो यू कांट डू एनीथिंग। और अगर कभी जरूरत पड़े तो सपोर्ट के लिए सपोर्ट मांगिए। देखिए, सपोर्ट मांगने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी की हेल्प आपको लाइफ में बहुत आगे पहुंचा दे, है ना। सो आस्क फॉर सपोर्ट व्हेन यू नीड इट। कुछ टेक्निक्स है स्ट्रेस मैनेजमेंट की। इसको कैटेगराइज किया गया है 3 ग्रुप्स में। वन इज एक्शन ओरिएंटेड। यहाँ पर एक्शन लेना होता है किस लिए, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को चेंज करने के लिए। इमोशन ओरिएंटेड, जहां पर यूज टू चेंज द वे वी परसीव। हम कैसे देख रहे हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन को, हमें अपना कह सकते हैं नजरिया बदलना होता है। एंड एक्सेप्टेंस ओरिएंटेड, जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लें और उससे डील करना सीख जाएं। जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। द फोर्थ है सेज द सेम, एक्सेप्ट। जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट कर ले। सो ये एक्सेप्टेंस के लिए क्या जरूरी है कि आप उससे डील करना सीख जाए। तो जो पहला तरीका है एक्शन ओरिएंटेड, पॉजिटिव रहे। कोई भी सिचुएशन है, एक्शन ओरिएंटेड में आपको जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जिसमें आप निगेटिविटी देख रहे थे, ट्राई टू फाइंड द पॉजिटिविटी। रिड्यूस द नॉइज, अपने टाइम अच्छा मैनेज करने की कोशिश करिए। बाउंड्रीज क्रिएट कर लीजिए एंड गेट आउट ऑफ योर हेड। हमेशा अपने काम के बोझ के तले नहीं रहना है, कुछ फन टाइम भी होना चाहिए। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में हम इमोशन ओरिएंटेड अप्रोच की बात करते हैं। तो इमोशन ओरिएंटेड का सीधा सा मतलब है कि हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन को किस नजरिए से देखते हैं। और जेम्स विलियम जी ने कहा भी है कि द ग्रेटेस्ट वेपन अगेंस्ट स्ट्रेस इज आवर एबिलिटी टू चूज वन थॉट ओवर अनदर। हम निगेटिव थॉट्स को हटा के पॉजिटिव थॉट्स को उनकी जगह दे सकते हैं, और उससे हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर भी आ सकते हैं। तो इसके 3 तरीके हैं। पहला है अफर्मेशंस एंड इमेजरी। इन्फॉर्मेशन एंड इमेजरी कहता है द पावर ऑफ पॉजिटिव इमेजरी। हम कितना पॉजिटिव सोच सकते हैं। अभी ये बात साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव थॉट्स है, वो हमें पॉजिटिव आउटकम भी देते हैं। जो बुक है द सीक्रेट, उसमें लिखा भी है विचार वस्तु बन जाते हैं। हमारे विचार जैसे होंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। हम निगेटिव सोचेंगे, विल एक्सपोज
और स्ट्रेस, तो क्या होना चाहिए, हमें थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना चाहिए। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, 1950s में एक साइकोलॉजिस्ट थे डॉक्टर एल्बर्ट एलिस, उन्होंने कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की बात की थी। उनका कहना था कि अगर हम अपने निगेटिव इमोशंस को समझ जाएं, तो जिसे इनकरेक्ट बिलीफ कहा उन्होंने, है ना, तो उस निगेटिव इमोशन को हम पॉजिटिव इमोशन से रिप्लेस कर सकते हैं। तीसरा है एबीसी टेक्निक। एबीसी टेक्निक भी डॉक्टर एल्बर्ट एलिस ने दी थी, बाद में इसे अडॉप्ट किया मार्टिन सेलिगमैन ने। तो जो ये एबीसी टेक्निक है, ए स्टैंड्स फॉर एडवर्सिटी, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेसफुल इवेंट, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है, जो जिसकी वजह से हमें तकलीफ हो रही है। बी इज बिलीव्स, हम अपनी वैल्यूज अपनी बिलीव्स के हिसाब से ही किसी सिचुएशन पर रिएक्शन देते हैं। तो जो हमारा रिएक्शन है, दैट इज how we reacted, how we responded to that particular event, that is belief, and C is consequence. So the result of your beliefs lead to action and action leads to consequence. तो हमारे जितने पॉजिटिव बिलीव्स होंगे, हमारी वैल्यूज जितनी पॉजिटिव होंगी, हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन को भी क्या कर सकते हैं, चेंज करके उसका पॉजिटिव वे देख सकते हैं। और अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो आउटकम भी पॉजिटिव आएगा। एक्सेप्टेंस ओरिएंटेड, जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लें, अब हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं पर हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन डू, डाइट एंड एक्सरसाइज, मेडिटेशन, फिजिकल रिलैक्सेशन, बिल्ड रेजिलियंस, बी फ्लेक्सिबल। आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल मतलब आप स्ट्रेस से एक्सपोज तो हुए पर ये आपको हार्म नहीं कर पाया, यू आर बैक टू योर ओरिजिनल पोजीशन। टॉक इट आउट, बात जरूर करें। कभी कभी बात करने से हमें बहुत सारी समस्याओं के हल मिल जाते हैं। तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड से, सिबलिंग से, मे बी योर पेरेंट्स, जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो उनसे बात करें, क्योंकि बात करने से भी स्ट्रेस जो है वो उसमें काफी रिलैक्सेशन मिलता है, काफी रिलैक्स हो जाते हैं, हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं। स्लीप, ये जो नींद है ये बहुत जरूरी है, इसलिए कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा सोए। देखिए स्ट्रेस का सिम्टम भी था नींद ना आना, ज्यादा आ रहा हो तो ज्यादा नींद आती है, वो भी कह सकते हैं ना स्ट्रेस का ही लक्षण है। तो ध्यान दें कि आप सो कैसा रहे हैं। तो जरूरी 8 घंटे की नींद जरूरी है, 8 घंटे की पूरी नींद लें, लेकिन उससे ज्यादा उससे कम नहीं। अब वर्क प्लेस फैक्टर्स की बात कर लें जिनकी वजह से स्ट्रेस होता है। तो कह सकते हैं वर्क प्लेस पे सबसे ज्यादा डिमांड्स होती हैं, सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, इसलिए उसकी वजह से सबसे ज्यादा स्ट्रेस भी होता है ना। तो ये जो वर्क प्लेस फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से जो स्ट्रेस होता है, उनकी वजह से हेल्थ रिस्क भी बढ़ जाते हैं, है ना। तो किनको हो सकता है ये, जिनका नेचर ऑफ वर्क सोशल या ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट का वर्क हो, बहुत प्रेशर वाला वर्क हो, या फिर अगर आप उतने हाई प्रोफाइल जॉब में नहीं है, उतना हाई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, तो भी बहुत ज्यादा देर तक काम करने से, वर्क ओवरलोड से, टाइम का बहुत प्रेशर हो, डेडलाइंस मीट करने का बहुत प्रेशर हो, टास्क बहुत कॉम्प्लेक्स हो, है ना, ब्रेक नहीं मिल रहा हो, और सबसे बड़ी बात जो वर्क एनवायरनमेंट है वो खराब हो, फिजिकल वर्क कंडीशंस खराब हो, तो स्ट्रेस हो जाता है। अब बात करें कुछ फैक्टर्स की। देखिए सोर्सेस कौन कौन से हैं इंट्रिंसिक टू जॉब। इंट्रिंसिक टू जॉब मतलब जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो क्या है, पुअर फिजिकल वर्किंग कंडीशन, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ना हो, मान ले चेयर्स नहीं है या बहुत गर्मी है, कम से कम अभी आज की डेट में एसी हर ऑफिस में होता है, तो एसी नहीं होना, और एसी को छोड़ भी दे तो और भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो फिजिकल वर्किंग कंडीशन अच्छी ना हो, वर्क ओवरलोड हो, जो ये टाइम डेडलाइन मीट करने के लिए टाइम प्रेशर बहुत हो, फिजिकल डेंजर हो, इसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है। जो इंसान के अपनी जान पे खतरा हो, ऐसी भी जॉब्स होती है, तो इसकी वजह से स्ट्रेस होता है। अपने रोल को लेकर के कोई एम्बिगिटी हो, दुविधा, है ना, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, या फिर लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज को लेकर के प्रॉब्लम्स हो, है ना, आपका रोल कहाँ तक है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ तक हो, इनकी वजह से स्ट्रेस होता है। करियर डेवलपमेंट ये सही ना हो, सही का मतलब है सही समय पर सही प्रमोशन,
ओवर प्रमोशन हो जाए तो क्या होगा, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आएगी प्रमोशन के साथ, और आप उसे मीट करने लायक तो हो नहीं, तो स्ट्रेस हो जाएगा। अंडर प्रमोशन, आपको प्रमोशन ना मिले तो भी स्ट्रेस होता है। जॉब सिक्योरिटी ना हो तो भी स्ट्रेस होता है ना। एम्बिशन बहुत ज्यादा हो तो भी स्ट्रेस हो जाता है। रिलेशनशिप एट वर्क, अगर आपके जो रिलेशंस है अपने कलीग्स के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ, बॉस के साथ वो अच्छे ना हो तो भी प्रॉब्लम होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और क्लाइमेट कैसा है, इससे भी फर्क पड़ता है। जैसे आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपका जो बिहेवियर है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस है, ऑफिस पॉलिटिक्स है, या कह सकते हैं फिनेंशियल डिफिकल्टीज हैं, इनकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीजें स्ट्रेस का सोर्स होती हैं। अब इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ऑलरेडी लेवल ऑफ एंजाइटी कहाँ है ना, टॉलरेंस कितनी है, बिहेवियर पैटर्न क्या है, प्लस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस के अलावा फैमिली प्रॉब्लम, लाइफ क्राइसिस, अपनी पर्सनल स्ट्रेस। अब सिम्टम्स क्या आएंगे इतना स्ट्रेस के बाद? सिम्टम्स क्या आ सकते हैं? ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल कॉन्सेंट्रेशन, हार्ट रेट, स्मोकिंग, डिप्रेसिव मूड या डिप्रेशन जिसे कह सकते हैं, ड्रिंकिंग, जॉब डिससेटिस्फैक्शन, है ना, रिड्यूस एस्पिरेशंस, ये सब क्या है? ये सिम्टम्स है ऑक्यूपेशनल इल हेल्थ की। और इसकी वजह से हमें डिजीज क्या हो सकती है? हार्ट डिजीज हो सकती है, मेंटल इल हेल्थ भी हो सकती है। तो ये जो वर्क प्लेस के सोर्सेज हैं स्ट्रेस के, आप सोचिए ये आपको कहां से कहां तक पहुंचा सकते हैं, है ना। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी मच नेसेसरी। अब आप मैनेज कैसे करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी जरूरत है चेंज। अभी चेंज कहाँ आ सकता है? या तो सिचुएशन में या फिर आप में। सिचुएशन में कैसा आ सकता है? फिजिकल, सोशल या वर्क, है ना। फिजिकल में क्या कर सकते हैं? जो टेलीफोन है, नॉइज है, इसको अवॉइड कर सकते हैं। सोशल की बात करें, सपोर्ट सिस्टम की बात कर सकते हैं, आपकी फ्रेंड्स, आपकी फैमिली। वर्क का अमाउंट ऑफ प्रेशर, इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक्चुअली अपने हाथ में बहुत कम होता है ना। अब अपनी बात करें, ये हाथ में होता है, योर सेल्फ। एक्टिव कोपिंग और रेस्ट या हैबिचुएशन। तो एक्टिव कोपिंग में क्या क्या आएगा? असर्टिवनेस, सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन। जैसे ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, स्मोकिंग करनी नहीं चाहिए, तो इस हैबिट को कंट्रोल करें। मैनेजिंग टाइम प्रायोरिटीज, देखिए जितना अच्छा आप टाइम मैनेज करेंगे उतना ही आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। टाइम द बेटर यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस। कंट्रोल, सेल्फ मॉनिटरिंग, फीडबैक। कॉग्निटिव कोपिंग क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग, खुद से बात करें। इमेजिनेशन इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, मनुष्य सोच सकता है, इमेजिन कर सकता है, अपनी भावनाएं, अपने इमोशन सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। सो थिंक अबाउट इट। एंड नाउ व्हाट इज अदर थिंग? हैबिचुएशन और रेस्ट। रिलैक्सेशन क्या कर सकते हैं? योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, डांस, है ना। हॉलीडे पे जा सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, और जो आपका स्ट्रेसफुल इवेंट है उसको अवॉइड कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस एट वर्क प्लेस। देखिए, ये आसान है, इट्स इजी फॉर स्ट्रेस टू कम एंड गो, क्योंकि हमारी जिंदगी का हिस्सा है, तो ये आएगा जाएगा। एग्जाम है तो थोड़ा ज्यादा हो गया, नॉर्मल लाइफ में थोड़ा कम है, आज की डेट में ऑनलाइन लर्निंग का थोड़ा सा स्ट्रेस है, नहीं होगा तो पढ़ेंगे नहीं ना। सो ये जरूरी है, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन जब हम इस स्ट्रेस की एक्सट्रीमिटी को पार कर जाते हैं तो ये हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। तो हमें अपनी हेल्थ को, अपने बॉडी के अलार्म सिस्टम को रेगुलरली नोटिस करना चाहिए। अगर सिम्टम्स हैं तो इंतजार नहीं करना है कि हम बहुत बीमार हो जाएंगे तब स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे। स्टार्ट इट नाउ इटसेल्फ, अभी शुरू कर दे। अगर थोड़ा योगा करेंगे, स्ट्रेस नहीं भी होगा तो बॉडी को फायदा ही होगा, है ना। थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी को तो फायदा होगा ना। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज नेसेसरी। तो बेटर यू मैनेज योर टाइम, द बेटर यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस। टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट इक्वली प्रोपोर्शनेट है। आप जितना अच्छा टाइम मैनेज करेंगे उतना ही अच्छा आपका स्ट्रेस मैनेज होगा। अगर हम स्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप निकालें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जितना ज्यादा टाइम मैनेज्ड उतनी कम जिंदगी में स्ट्रेस, और जितना पुअरली टाइम मैनेज स्ट्रेस।
तो आज हमने सीखा टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके क्या हैं। तो थैंक यू।